सीबीएसई ने कर दिया है पूरा सिलेबस चेंज और न्यू सिलेबस में जो आपकी नई बुक है क्लास 9th की एक्सप्लोरेशन, उसमें चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। और गाइस अब उस चैप्टर की प्लेलिस्ट का थर्ड पार्ट है। जी हाँ गाइस, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसमें पार्ट 3 में आज हम स्पीड एंड वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब गाइस पिछले पार्ट्स में पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दी थी, रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट समझाया था और स्केलर वर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज समझाई थी। और पार्ट 2 में इस प्लेलिस्ट के मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस समझाया था। अब गाइस पार्ट 3 में आज हम स्पीड और वेलोसिटी वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो गाइस अगर इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले कंप्लीट कीजिए, उन्हें देखिए एंड आफ्टर दैट आप इस वीडियो पर आइए। अगर आपको ये नोट्स पीछे जो दिख रहे हैं ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, सिंबल स्पीड का आपके पास आता है छोटा v और सिंबल वेलोसिटी का आता है, देखो ध्यान से इसके ऊपर एक एरो है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, जब व्हेन एवर देयर इज एन एरो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी को, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्पीड एंड वेलोसिटी। बट यूजुअली देखो कभी कभी क्या होता है, हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसके ऊपर एरो नहीं भी लिखते, वेलोसिटी को v ही लिखते हैं तो चलता है। बट मेरा फर्ज आपको बताना था तो मैंने बता दिया। अब इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। द मेजर ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड, यानी कि कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया एक यूनिट टाइम में, है ना। मतलब इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया तो उससे ऑब्जेक्ट की स्पीड आती है। देखो फॉर्मूला भी आपका क्या आ जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट दूसरी तरफ वेलोसिटी में क्या होता है, द मेजर ऑफ द डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। जब स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस मेजर होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो देखो यहां पर क्या हो गया कि कितनी डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट में आई इन 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो फॉर्मूला भी वही बनेगा आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो डिस्टेंस को टाइम से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आती है स्पीड, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं बच्चों तो हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी। अब डिफरेंस क्या है, देखो क्या है कि डिस्टेंस तो जो पूरा पाथ का लेंथ है जो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया उसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। ये पिछले वीडियोस देख कर आओ तब समझ में आएगा। डायरेक्ट इस वीडियो पे पहुंचोगे फिर बोलोगे सर जो पढ़ा रहे हैं सर के ऊपर से जा रहा है, तो चुपचाप से पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख कर आओ, फिर यहां पर आना पार्ट 3 में। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डिस्टेंस, सॉरी जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्टेंस है आपका ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सो गाइस अगर मैं डिस्टेंस को, यानी कि जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम से डिवाइड करता हूं तो जो स्पीड आएगी बच्चों वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होगा। और ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी को टाइम से यहां पे डिवाइड कर रहा हूं तो रिजल्ट में वेलोसिटी मेरे पास आ रही है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आगे देखो, अब इनका देखो यूनिट कैसे पता लगाएंगे। अब देखो स्पीड का अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में डिस्टेंस है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं, सबको पता है डिस्टेंस का ऐसे यूनिट मीटर होता है। और टाइम को डिनोमिनेटर में हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो देखो मीटर अपॉन सेकंड ये यूनिट बन जाता है। क्या यूनिट बन जाता है गाइस, मीटर पर सेकंड, यानी कि इतने मीटर 1 सेकंड में कवर किए। और वेलोसिटी का भी सेम आपका यूनिट रहेगा, यूनिट इन दोनों का डिफरेंट नहीं है। वेलोसिटी और स्पीड दोनों का यूनिट सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में मेजर कर लेंगे और टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करेंगे, तो यहां पर भी आपका यूनिट मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और देखो लिखा भी है, दोनों में लिखा है कि वेलोसिटी हैज सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ स्पीड एंड स्पीड हैज सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ वेलोसिटी। दोनों के यूनिट्स सेम है, मीटर पर सेकंड। लेकिन फर्क बस इतना है कि अगर मैं बोलता हूं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, कितनी है बच्चों स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 10 मीटर, कितने टाइम में, 1 सेकंड टाइम। और अगर मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, कितनी है वेलोसिटी
10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ऑब्जेक्ट में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट आई है। कितनी डिस्प्लेसमेंट आई है? 10 मीटर। या फिर मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेट लाइन में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। कितने टाइम में? 1 सेकेंड टाइम में। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। अब देखो, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एज वी कैन नॉट स्पेसिफाई अ डायरेक्शन इन इट, and velocity is a vector quantity as we can specify or we must specify a direction in it. So क्योंकि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके स्पीड आ रही है, वो स्केलर क्वांटिटी आपकी आएगी, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करके वेलोसिटी आ रही है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी आपके पास आएगी। एंड गाइस, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्पीड कैन बी आइदर पॉजिटिव और जीरो, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। और वेलोसिटी पॉजिटिव और जीरो तो चलो हो ही सकती है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है पार्ट 2, तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट वहां एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव क्यों होती है और कैसे होती है। तो यहां पर भी अब हम देखो, चलो नेगेटिव वेलोसिटी के केसेस अभी अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है जैसे डिस्प्लेसमेंट, और आज के वीडियो में हम देखेंगे वेलोसिटी नेगेटिव क्यों होती है। चलो उससे पहले एक लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं डिफरेंस का। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। देखो, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है तो स्पीड चेंज नहीं करेगी। तो अब जैसे देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। यहां पे अगर आप देख लो कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पर गया, और इसने ये पाथ फॉलो किया, ये एक कर्व में गया। कैसे गया बच्चों? एक कर्व में गया। स्क्रीन पर देखो, आदमी ले लेते हैं, ये आदमी चल कर गया, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी। पॉइंट बी इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस पर्सन एंड पॉइंट बी इज द फाइनल पोजीशन ऑफ दिस पर्सन। तो हर पॉइंट पर देखो आप, डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है बच्चों? डायरेक्शन। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो कितनी डायरेक्शंस है, इन्फिनाइट डायरेक्शंस है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहां पे स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, तो मैग्नीट्यूड कितना है बताओ बच्चों? मैग्नीट्यूड यहां पर 10 है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 मैग्नीट्यूड यहां पे फिक्स रहेगा। तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो स्पीड में तो डायरेक्शन का कोई काम ही नहीं होता ना। स्पीड में तो हम डायरेक्शन को कंसिडर ही नहीं करते। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम उसको हम कंसिडर करेंगे कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि स्पीड का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। डायरेक्शन को जो मर्जी उतारे, डायरेक्शन जितनी मर्जी चेंज हो जाए, अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। बल्कि दूसरी तरफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, यानी कि अगर, अब देखो यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, बेशक मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना। तो यहां पे अगर मैं स्पीड की जगह आपको बोलूं वेलोसिटी इज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लेकिन देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रह रहा है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा। लेकिन एक दिलचस्प, एक इंटरेस्टिंग बात है बच्चों की, डायरेक्शन देखो, ये कर्व्ड पाथ है, एक कर्व की शेप में, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी। और वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन का भी रोल होता है। तो इसी वजह से हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज होगी अगर डायरेक्शन चेंज होती है मोशन की, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शन। तो आई होप आपको ये स्पीड और वेलोसिटी के बारे में अच्छे से एक पूरा डिफरेंस, एक कंपैरिजन, इनकी सिमिलैरिटी, सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो नेगेटिव क्यों हो सकती है। तो देखो, डिट्टो जैसा, बिल्कुल सेम जैसा मैंने डिस्प्लेसमेंट में आपको समझाया था पार्ट 2 में, है ना, कि वो नेगेटिव कैसी होती है, ये वेलोसिटी भी सेम वैसी होती है। देखो क्या लिखा है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट। लेट अस कंसिडर द पॉइंट ओ एज द रेफरेंस पॉइंट, है ना। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग साइन कन्वेंशन। ये देखो डायग्राम देखो, देखो ये जो पॉइंट ओ है इसको मैंने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? इस पॉइंट ओ को मैंने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, और इसके हिसाब से मैंने साइन कन्वेंशन अपने माइंड में मानी है कि टुवर्ड्स द राइट मैं पॉजिटिव लूंगा और टुवर्ड्स द लेफ्ट में नेगेटिव मेजर करूंगा। करेक्ट? तो गाइस,
यहाँ पे लिखा भी है एनी मूवमेंट टुवर्ड्स राइट ऑफ ओ शुड बी पॉजिटिव एंड एनी मूवमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ ओ शुड बी नेगेटिव, है ना। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसा कहूं कि ऑब्जेक्ट 25 मीटर पर सेकेंड, अब देखो हम यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे कि जो ये कार है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ये कार किस में ट्रेवल कर रही है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आएंगे और इसी वजह से स्पीड और वेलोसिटी भी सेम आएंगे, उनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे आप नोटिस करो स्पीड 25 मीटर पर सेकंड और इधर भी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। स्पीड में मैंने कोई प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया, क्योंकि बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस का साइन क्यों लगाया जा रहा है पहले ये समझो। ये जो प्लस का साइन यहाँ वेलोसिटी पर लग रहा है 25 मीटर पर सेकंड के साथ, और यहाँ पर वेलोसिटी पर जो माइनस का साइन लग रहा है, ये क्यों लग रहा है? ये इसलिए लग रहा है डायरेक्शन बताने के लिए। क्या बताने के लिए बच्चों? डायरेक्शन। और डायरेक्शन किसके हिसाब से? रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। ये जो आपको दिख रहा है रेफरेंस पॉइंट, इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम डायरेक्शन जो हमने चूज करी है, ये डायरेक्शन बताएगा नेगेटिव का साइन और पॉजिटिव का साइन। तो इसीलिए जब हम एक रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली उसके अनुसार हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलते हैं और दूसरे ऑपोजिट वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान के चलते हैं, तो इस वजह से वेलोसिटी आपकी नेगेटिव आती है। इज दिस क्लियर? तो राइट साइड में आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव 25 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि ये इस रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड पे मूव कर रहा है और हर एक सेकंड में 25 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है या 25 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंड -25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का मतलब ये हुआ -25 मीटर पर सेकेंड कि ये रेफरेंस पॉइंट ओ के लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है और एक सेकंड में 25 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है ये गाड़ी। तो आई होप आपको ये नेगेटिव वेलोसिटी समझ आ गया। देखो नीचे लिखा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। कार मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन हैज अ नेगेटिव वेलोसिटी -25 मीटर पर सेकेंड। वो ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको क्यों है। कार मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन हैज अ पॉजिटिव वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर। तो ये भी ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। Although the speed remains the same, constant in both directions, है ना, दोनों डायरेक्शन में स्पीड में कोई चेंज नहीं है, because it is a scalar quantity and not affected by change in direction. So magnitude remains the same. Magnitude है ना जो 25, ये magnitude, ये 25 जो है magnitude, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि गाड़ी हर एक सेकंड में 25 मीटर्स कवर कर रही है। तो मैग्नीट्यूड तो आपका स्पीड का 25 मीटर पर सेकंड रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, और डायरेक्शन का इसमें कोई काम नहीं होता। तो इस वजह से बिकॉज वी सिलेक्ट अ रेफरेंस पॉइंट एंड वी चूज डायरेक्शंस, वन डायरेक्शन पॉजिटिव एंड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, तो वेलोसिटी नेगेटिव भी आती है बिकॉज वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन से इफेक्ट होती है। आई होप आपको समझ आ गया। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स में या 1 या 2 मार्क्स में आ सकते हैं। क्या लिखा है? इज इट पॉसिबल दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल? देखो क्या ऐसा होता है कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो सेम हो जाए। देखो ऐसा बिल्कुल होता है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। देखो क्या लिखा है, यस इट इज पॉसिबल व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि कैसा मोशन फॉलो कर रहा है ऑब्जेक्ट? लीनियर मोशन। ये भी आपको पार्ट 2 में बता चुका हूं। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड द स्पीड बिकम्स इक्वल बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर आल्सो इक्वल। देखो क्या होता है, मैंने आपको लास्ट में समझा। देखो अगर ये पर्सन देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और इसने देखो स्ट्रेट लाइन में गया, कैसे गया ये? स्ट्रेट लाइन में। देखो स्क्रीन पे देखो, तो स्ट्रेट लाइन अगर पाथ का शेप ही स्ट्रेट है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है बच्चों? सेम हो जाता है ना, सेम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आएंगे अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करे। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहे हैं तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको स्पीड देती है और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको वेलोसिटी देती है। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखो जब बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेम आ गया है मैग्नीट्यूड, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो फिर स्पीड और वेलोसिटी भी तो सेम हो जाएगी ना, क्योंकि वो टाइम सेम टाइम से डिवाइड होंगी। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन में आंसर में हम यही लिखेंगे कि इट इज पॉसिबल कि मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी और स्पीड का सेम हो जाए जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। नेक्स्ट, व्हेन कैन एन ऑब्जेक्ट हैव नेगेटिव वेलोसिटी? देखो यहाँ पे यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है
कि एक ऑब्जेक्ट की नेगेटिव वेलोसिटी कब होती है। ये ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया क्या लिखा है, लेट अस सी। An object has a negative velocity when it is moving in the opposite direction of the direction that we have considered to be the positive direction। यानी कि जो डायरेक्शन हमने रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन मानी है, अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे ऑब्जेक्ट, तो हम उस केस में बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। ये देखो ऊपर डायग्राम में भी हमने रेफरेंस पॉइंट, इस पॉइंट ओ को रेफरेंस पॉइंट माना था एंड हमने कंसिडर किया था कि इस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? पॉजिटिव। और अगर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो देख लो है ना नेगेटिव, -25 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया। आगे चले। अब देखो क्या होता है गाइस, हम देखो मोस्टली हम ना फिजिक्स में वेलोसिटी को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी एक बेटर ऑप्शन है स्पीड से। क्यों है बेटर? देखो बच्चों खुद अपनी दिमाग चलाओ, अपना कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं। और रियल लाइफ में जब हम ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उस टाइम पे हमें डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना चाहिए, या डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना चाहिए। और इस वजह से हम बोलते हैं कि जो वेलोसिटी है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी में डायरेक्शन का भी रोल होता है, तो इट इज अ बेटर चॉइस ओवर स्पीड। तो अब हम एक ऑब्जेक्ट के मोशन को डिवाइड करते हैं बेस्ड अपॉन वेलोसिटी। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं करेगी, है ना, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि अगर ये आदमी यहां से चलना शुरू किया और पूरे रास्ते ये 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चला। कितने से जी? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। ना इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है ना मैग्नीट्यूड, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो पूरे रास्ते में इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, 10 किलोमीटर पर आवर थी, 10 किलोमीटर पर आवर ही रही पूरे रास्ते में। तो वी कैन से कि ये यूनिफॉर्म मोशन में। किसमें बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। और अगर वेलोसिटी चेंज हुई, फॉर एग्जांपल अचानक से ये पहले 10 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया, फिर इसकी वेलोसिटी चेंज होकर 20 होगी, फिर 30 होगी, तो यू कैन सी बच्चों यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। देखो 10 से 20 होगी, 20 से 30 होगी। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब ये कैसा मोशन हुआ बच्चों? ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन वो चेंज भी दो टाइप का हो सकता है, या तो बढ़ेगा इंक्रीज करेगा, या तो घटेगा डिक्रीज करेगा। सो इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग तो हम उसे बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, एंड इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग वी कॉल इट डी एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन। दोनों का मतलब सेम है। कई बुक्स में आपको डी एक्सेलरेटेड मोशन ये वर्ड मिलेगा, कहीं पे आपको रिटार्डेशन या रिटार्डेड मोशन ये वर्ड मिलेगा, दोनों सही। अब सो इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब चेंज में इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन, और डिक्रीज हो रही है तो डी एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन। अब अगर इंक्रीज हो रहा है तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये मैं आपको आगे एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ये इसका मतलब क्या है ना। तो अभी आप इसको ऐसे ही समझ लो फ्लो चार्ट के लिए। नेक्स्ट आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डी एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन अगर वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है तो यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन, और अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी तो नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पर क्या है जी कि ये फंडा जो है ना, ये अभी तो थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं सर, लेकिन आगे मैं आपको एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में इसको बहुत डेप्थ में पढ़ाने वाला हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। ओवरऑल यहाँ पे फिलहाल आप यही ध्यान दीजिए कि आपका मोशन जो है ऑब्जेक्ट का, उसमें अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन है। अगर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रही है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और चेंज में भी अगर इंक्रीज है तो एक्सेलरेटेड मोशन, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो डी एक्सेलरेटेड मोशन या फिर रिटार्डेड मोशन। अभी आप इतना ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को चलो हम थोड़ा सा एक टेबल में हमने समझा है कि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी क्या रहती है? कौन सा मतलब हर बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी कि जैसे मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर कवर किए
तो फिर दोबारा 1 सेकंड में 5 मीटर कवर करेगा, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर कवर करेगा, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर कवर करेगा। तो यहाँ तो डिस्टेंस तो चेंज हो ही नहीं रहा जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। हर 1 सेकंड टाइम में 5 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और ऑब्जेक्ट का मोशन रहेगा जी यूनिफॉर्म मोशन। ऑन द अदर हैंड, एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंजेस, यानी कि मान लो 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर एक और सेकंड में अब 5 नहीं, अब मान लो 8 मीटर कवर कर लिया, फिर 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर लिया, फिर 1 सेकंड में अचानक से 20 मीटर कवर कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर 1 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। तो यहां पर तो आपका वेलोसिटी चेंज होगी। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में और वेलोसिटी चेंज करेगी या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज कर सकती है, दोनों साथ भी चेंज कर सकते हैं, तो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब एक्सेलरेशन का कंसेप्ट वैसे हम आगे पढ़ेंगे कि होती क्या एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी चेंज करती है टाइम के साथ उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आगे जाके आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ आएगा जब मैं एक्सेलरेशन का टॉपिक आपको पूरा डेप्थ में पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझो फिलहाल कि भाई यूनिफॉर्म मोशन में जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है तो उस केस में आपकी जो एक्सेलरेशन है जी, एक्सेलरेशन आपकी जीरो होगी, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन आपकी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी होगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप, ये मैं ग्राफ वाले टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक कर्व लाइन बनती है। ये ग्राफ भी मैं आपको आगे इसी प्लेलिस्ट में आगे जाकर मैं एक ग्राफ्स वाला टॉपिक एक वीडियो अलग बनाऊंगा जिसमें मैं सारे ग्राफ्स आपको कराऊंगा मोशन के, तो उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एग्जांपल तो आप देख लो, अ कार मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 60 किलोमीटर पर आवर फिक्स हो गया और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल। बट अ कार एक्सेलरेटिंग, स्लोइंग डाउन और टर्निंग इन सिटी ट्रैफिक, अब देखो सड़क पे गाड़ी चलती है तो ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि एक ही स्पीड पे चल रही है, मतलब एक ही वेलोसिटी पे चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही है, ऐसा तो नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि आगे कोई आदमी या जानवर आ गया तो आप थोड़ा ब्रेक मार लेंगे, गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाएगी, है ना, फिर अचानक से खाली रोड दिखी तो एकदम आप भगाएंगे गाड़ी को और स्पीड से चलाएंगे, तो वेलोसिटी तो आपकी कम या ज्यादा होती रहती है। तो उस केस में एक्सेलरेशन होती है, जैसे एक गाड़ी सड़क पे चलती है, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको समझा देते हैं। अब बच्चों देखो, टाइम जब 0 सेकंड था और 0 से 2 सेकंड टाइम बीत गया तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। फिर 2 से 4 सेकंड हो गए, यानी कि 2 सेकंड बीत गए, तो ऑब्जेक्ट ने इन 2 सेकंड के टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। फिर 4 से 6 सेकंड में फिर 2 सेकंड बीत गए प्लस 2 सेकंड्स, तो इसमें भी 10 मीटर। तो इसमें क्या हो रहा है कि इन एवरी 2 सेकंड्स ऑब्जेक्ट इज कवरिंग 10 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस। तो क्या लिखा है, द कार ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ईच इन इक्वल टाइम इंटरवल्स ऑफ 2 सेकंड्स ईच। तो देखो टाइम इंटरवल हमारे बिल्कुल बराबर है, 2-2 सेकंड के, तो इन इक्वल टाइम इंटरवल्स इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है 10-10 मीटर का। तो यहाँ पे कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये कार स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो 10/2 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो बिकॉज this is the case of a uniform motion, the object is traveling with a constant velocity, a uniform velocity, so it is called uniform motion. And सबसे important बात, the object is covering equal distances in equal intervals of time. I hope आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं। ये देखो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल, तो देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 सेकंड में 10 मीटर कवर कर लिए, फिर 2 सेकंड में 20 मीटर कवर, अब बढ़ गया डिस्टेंस। अब टाइम तो सेम रहा, टाइम तो 2 सेकंड ही है, लेकिन अब डिस्टेंस 10 मीटर से इंक्रीज होकर 20 मीटर हो गया। फिर 4 सेकंड से 6 सेकंड तक 2 सेकंड का टाइम और बीता, लेकिन इसमें अब डिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो यहां क्या हो रहा है कि टाइम इंटरवल्स तो बराबर ही लिए हमने, टाइम इंटरवल्स तो इक्वल है, बट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट वो चेंज हो रहा है। तो
द कार ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस ऑफ 10, 20 एंड 30 मीटर। अनइक्वल डिस्टेंस है 10 मीटर, फिर एक 20 मीटर, फिर एक 30 मीटर, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स ऑफ 2 सेकंड ईच, यानी कि टाइम तो इक्वल है यहाँ पे हम लेंगे। तो कार इज मूविंग विद अ कैसी वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि कार की वेलोसिटी चेंज कर रही है। कितनी है? तो सबसे पहले फर्स्ट 2 सेकंड्स में कितनी वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, कितना टाइम बीत गया 2 सेकंड, तो 10 अपॉन 2 कितनी आ गई, पहले 2 सेकंड में क्या वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। फिर जो अगले 2 सेकंड है उसमें क्या वेलोसिटी आएगी 20 अपॉन 2 कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकंड। और जो लास्ट के आपके 2 सेकंड है उसमें आपकी वेलोसिटी आएगी 30 अपॉन 2 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे द वेलोसिटी ऑफ द कार इज इंक्रीजिंग, चेंज हो रही है। तो ये आपका हो गया जी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया। अब गाइस आगे देखते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट होता है। रियल लाइफ में हार्डली कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो यूनिफॉर्म मोशन में चलता है, मतलब होते हैं ऑब्जेक्ट्स ऐसे, लेकिन मोस्टली मैक्सिमम जो अगर हम आसपास अपनी दुनिया में देखें तो जो ऑब्जेक्ट्स का मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उनकी वेलोसिटी चेंज कर रही है। सो उस केस में हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। जैसे एक टोटल जर्नी मैंने ट्रेवल करी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया, और फिर सी से डी तक गया, ऐसा कर लिया। तो ए से बी तक मैं अलग स्पीड में गया, बी से सी अलग स्पीड में गया, सी से डी अलग स्पीड में गया, या फिर तो ऐसे में क्या होता है ना कि ओवरऑल हम एक फिक्स्ड स्पीड नहीं बता सकते पूरी जर्नी की। तो जब ऐसा होता है तो ए से डी तक की पूरी जर्नी में हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बताते हैं। तो जितना स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसे टाइम से डिवाइड कर दो तो एवरेज स्पीड आ जाती है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में मेजर करोगे, अब देखो यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दो बच्चों, तो जैसे मान लो ये आदमी पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी तक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक गया एंड इसने ये पाथ फॉलो किया। अब ये तो zigzag पाथ है। अब अगर मैं इस पूरे पाथ को मेजर कर लूं तो मेरे पास लेंथ ऑफ पाथ 5 किलोमीटर, जैसे यहाँ पे 5 किलोमीटर आ गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट लाइन में इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में मेजर करूं वो डिस्प्लेसमेंट कम आ रही है 1 किलोमीटर। करेक्ट गाइस? तो यहां पे अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस को, अब मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने को इसको 1 आवर लगा, कितना लगा बच्चों 1 आवर, टाइम कितना लग गया, टाइम टी ले लेते हैं 1 आवर, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 घंटा लग गया भाई साहब को। तो यहां पर एवरेज स्पीड आपकी क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर दोगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा भाई साहब को 1 आवर। तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो निकल के आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। बट अगर आप यहां पर देखें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 किलोमीटर है। तो एवरेज वेलोसिटी अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं डाल दूंगा 1 किलोमीटर और टोटल टाइम टेकन की जगह मैं डाल दूंगा 1 आवर। तो ये आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर करके आपके पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। देखो यूनिट तो वैसे मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन किलोमीटर पर आवर एक बड़ा यूनिट है, बट हमने न्यूमेरिकल्स के लिए और अपने फिजिक्स में मोस्टली हम ऐसे यूनिट्स फॉलो करेंगे, मीटर पर सेकंड को ही हम यूज करेंगे। सो गाइज ये आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आ गई, एग्जांपल से बता दिया। अगला आपके पास आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। गाइज ये थोड़ा सा एक इसके डेप्थ में नहीं जाना है, वैसे आप हायर क्लासेस में 11th 12th में पढ़ेंगे इसको डेप्थ में, अभी आपको हल्का समझा देते हैं। अब देखो रियल लाइफ में देखो क्या होता है ना, सीधी सड़क तो हमें कहीं मिलती नहीं है ना, होती थोड़े बहुत कर्व्स होते हैं ना, और मोस्टली ऑब्जेक्ट्स एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कम ही करते हैं, वो हमेशा थोड़ा एक रैंडम सा जिगजैग शेप का पाथ तो रहता ही ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है, तो अगर एक इंस्टेंट पर मैं देखना चाहूँ, एक मूवमेंट पर देखना चाहूँ कि उस मूवमेंट पर कितनी स्पीड है या कितनी वेलोसिटी है, तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि अगर मैं चलती गाड़ी को ऐसे पॉज करूं 1 सेकंड के लिए और एग्जैक्ट उस मोमेंट में, वक्त के उस लम्हे में, टाइम के एग्जैक्ट उस मोमेंट में मैं देखना चाहूं कि अभी एग्जैक्टली अभी कितनी वेलोसिटी है, अभी कितनी स्पीड है, तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। भाई इसका बड़ा मस्त एग्जांपल है, अभी समझाता हूं आपको। आपकी गाड़ी में आगे स्पीडोमीटर होता है ना ऐसे को स्टेयरिंग के आगे, जिसमें ऐसे को एक सुई होती है
और वो स्पीड बताती है आपकी 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ऐसे करके, और यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। अब बोलते हैं ना यार भाई मैंने तो कल 100 की स्पीड पे गाड़ी भगाई, तो वो 100 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअली वो क्या हो रहा है, वो जो स्पीडोमीटर है वो आपको अब जिस टाइम पे आप वो देखोगे स्पीडोमीटर में कि यार अभी जैसे मान लो गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, अभी देखा नीचे अरे यार 50 की स्पीड है, तो वो जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है या वेलोसिटी है वो अभी एग्जैक्ट इस वक्त की है, उसी मोमेंट की है जिस मोमेंट पे आप स्पीडोमीटर को देख रहे हो। तो उस मोमेंट की एग्जैक्ट जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, या जो स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो ये जो आपका स्पीडोमीटर है आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है आपकी गाड़ी की। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए। तो यहाँ पर गाइस नेक्स्ट एक्सेलरेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो गाइस वीडियो के एंड में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है और आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो फिर किस बात की देर है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर डालो और कंटेंट लेकर आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एंड दोबारा कहूंगा ये नोट्स को डाउनलोड करने के लिए जिनसे मैंने अभी पढ़ाया है, ये अपने हाथों से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, अपने प्यारे बच्चों के लिए। तो इफ यू वांट टू डाउनलोड दीज नोट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करो और डाउनलोड करो। अब आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा जिसमें हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।